दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ था। ये पेपर हुआ था 2/8/2020 को और इसका ये सोलवर्ड पार्ट है। तो बात करेंगे इसमें जो मैक्सिमम अंक थे वो 300 अंक थे और कुल आपको टाइम मिला था वो 3 घंटे थे। और प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें आपके जो लाइब्रेरी सब्जेक्ट से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन है और आगे इसमें जीके, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो इससे पहले अगर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। और चलते हैं बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो ज़रूर आप इसे आंसर की को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। और ये लाइब्रेरियन असिस्टेंट का जो पेपर लिया गया है ये 2 अगस्त 2020 का है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो आपको वो बताना है जो पुस्तकालय इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पुस्तक विक्रेता। पुस्तक विक्रेता है वो पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षक और वित्त अधिकारी ये तीनों ही पुस्तकालय समिति से संबंधित होते हैं। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CDP और वो पुस्तकालय के संदर्भ में आंसर है संग्रह विकास नीति। संग्रह विकास नीति और ये पुस्तकालय के संदर्भ में है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्टेड कार्ड किस से संबंधित है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुस्तकालय से संदर्भित और ये है पोस्टेड कार्ड और हमारे यहाँ पे आंसर है पुस्तकालय प्रबंधन। तो ये संबंधित है पुस्तकालय प्रबंधन से। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय व्यय का लेखा क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक निश्चित वर्ष में जो पुस्तकालय से संबंधित अनुमानित आय और व्यय का जो लेखा होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है पुस्तकालय बजट। ये पुस्तकालय बजट कहलाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण भी हो, विश्लेषण भी हो और डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का जो समावेश ऐसे अध्ययन को सांख्यिकी कहा जाता है। ये सांख्यिकी कहलाता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को उनमें उपलब्ध सामग्री के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पुस्तकालय के जो अनुभाग है और उसमें उपलब्ध सामग्री है उसको सुव्यवस्थित करने से यहाँ पे जो पता चलता है। तो यहाँ पे दे रखा है आदान प्रदान और आगे दे रखा है पुस्तकालय सूची, कार्ड, पुस्तक थैली, देय दिनांक, लिपि, स्लिप। और यहाँ पे दे रखा है पत्र पत्रिका, शब्दकोश, निर्देशिकाएँ, विश्वकोश, संदर्भ, पहचान पत्र, विद्यार्थी, पुस्तकालय, कार्ड, कंप्यूटर और जो आगे दे रखा है और यहाँ पे आगे दे रखा है इसमें सूचीकरण दे रखा है। तो सूचीकरण में समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और न्यूज लेटर्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है जो इसमें यहाँ पे हमारा आंसर है सेकंड। आंसर सेकंड। ए में थर्ड है और बी में फोर्थ है, सी में सेकंड है और डी में फर्स्ट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डी के सामने जो फर्स्ट है। और
ए के सामने थर्ड है, बी के सामने फोर्थ है, सी के सामने सेकंड है। इस तरीके से आप इस सूची को मिलान कर सकते हैं। और हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 7 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो ये एस.आर. रंगनाथन थे, ये इसके पुस्तकालय अध्यक्ष से किस वर्ष में रहे। तो यहाँ हमारा आंसर है 1957। 1957 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ये यूजीसी की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष रहे हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 और बात करेंगे 8 नंबर में महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक कैसे बनाया रखा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी जो दुर्लभ पुस्तकें हैं उनको मौलिक स्वरूप यानी मूल स्वरूप में ठीक बनाए रखने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड, संरक्षण। हम उनको संरक्षित करके और उसे दुर्लभ पुस्तकों को हम मौलिक रूप में से जो रख सकते हैं। और बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो कर्मचारी को कार्य आवंटित किया जाता है और वो समय पर अगर पूर्ण हो जाता है तो कार्य संतुष्टि का अनुभव किया जाता है या कार्य संतुष्टि की अनुभूति की जाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कृत्रिम पीढ़ी, जो कृत्रिम बुद्धि पीढ़ी वाली जो कंप्यूटर है ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है जिनमें कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। और चलिए बात करते हैं आगे। तो इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 11, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं। तो www वर्ल्ड वाइड वेब, www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में विनीसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है। तो बात कर रहे हैं विनीसिस सॉफ्टवेयर की और विकसित करने वाले हैं ये है यूनेस्को। ये यहाँ पे नहीं है, ये यूनेस्को ने इसे विकसित किया है जो विनीसिस सॉफ्टवेयर है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में ISSN क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ISSN क्या दर्शाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ISSN ये इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर दर्शाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की जो आउटपुट डिवाइस है उससे रिलेटेड। और यहाँ पे हमारा आंसर है प्रिंटर। प्रिंटर है वो हमारे जो डाटा होते हैं उसको आउटपुट प्रदान करते हैं। और यहाँ पे जो कुंजी पटल है, माउस है और स्टाइल्स है, ये जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसमें CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं जो कंप्यूटर के हैं। और ये जो कार्य है ये सॉफ्टवेयर बिना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हार्डवेयर को सही तरीके से अगर जोड़ भी दिया जाए लेकिन हमें जो कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की भी सख्त ज़रूरत होती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में ईमेल यूजनेट गोफर WAIS सेवाएं क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 16 में ईमेल यूजनेट गोफर
AIS सेवाएं कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रलेखन सेवाएं, ये प्रलेखन सेवाएं कहलाती है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में TQM से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं TQM, और TQM तो यहाँ पे हमारा आंसर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में ऑप्टिक फाइबर प्रकाशित तंतु किस से निर्मित होते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक फाइबर की, और ये फाइन ग्लास स्टैंडर्ड के बने होते हैं। ऑप्टिक फाइबर प्रकाश तंतु है, ये फाइन ग्लास स्टैंडर्ड के बने होते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में सोल से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोल, जिसमें सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, सोल SOUL सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो सबसे अधिकतम मेमोरी क्षमता की, और ये होती है टेराबाइट में। ये टेराबाइट में सर्वाधिक मेमोरी क्षमता होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। तो 21 क्वेश्चन नंबर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीकी का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है? तो बात कर रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की, और इसलिए जो कि तकनीकी का प्रयोग, कौन सी तकनीकी प्रयोग के लिए पुस्तकालय में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इस हमारा आंसर है परिसंचरण के लिए। रेडियो जो फ्रीक्वेंसी इसका प्रयोग परिसंचरण के लिए किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में आपके सामने है, और क्वेश्चन में दिया गया है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से उनसे संबंधित या उनके अनुसार सुव्यवस्थित किए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो संबंधित है, एक तो सूची फर्स्ट दे रखी है और एक सूची सेकंड दे रखी है, दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए दे रखा है इनफिलिब्रेंट, और ये है एक 4 नंबर से सूचना और नेटवर्क से संबंधित। आगे हमारे पास दे रखा है डेलनेट, और डेलनेट दे रखा है संसाधन सहभागिता से संबंधित। और आगे हमारे पास ये जो सी दे रखा है विनिसिस, और ये दे रखा है मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। विनिसिस है मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। और आगे हमारे पास जो दे रखा है ई प्रिंट्स, और ई प्रिंट्स दे रखा है डिजिटल सूचना से संबंधित। और इस प्रकार से आगे जो हमारे पास ऑप्शन है, तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन है, और इस ऑप्शन में यहाँ पे हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो बात कर रहे हैं URL के पूर्ण रूप की, और यहाँ पे हमारा आंसर है तो ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक है। URL है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक, और ये जो कि ग्रंथ सूची नियंत्रण की जो प्रतिपादित की गई थी। और यहाँ पे हमारा आंसर है आंसर नंबर 3 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स द्वारा ये प्रतिपादित की गई है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 में विनिसिस क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विनिसिस क्या है, और यहाँ हमारा आंसर है जो ये CDS और ISIS विंडोज वर्जन है। तो विनिसिस है ये CDS और ISIS विंडोज वर्जन है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26।
बात करें 26 में, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, दी गई श्रृंखला में से सही श्रृंखला को चुनना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 है कि पहले डेटा, डेटा के बाद में सूचना और सूचना के बाद में जानकारी होती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 27। क्वेश्चन 27 में, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है। कि जब कंप्यूटर में हम फाइलों को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद में भी अस्थायी रूप से फाइल है वो कंप्यूटर में सेव रह जाती है और ये रहती है रिसाइकिल बिन में। अगर रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया जाता है फिर उस फाइल को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 में, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। कि जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जोड़ना चाहते हैं और हमें टेलीफोन वाला उपकरण यूज में लेना होता है तो ये कौन सा उपकरण होता है, ये कहलाता है मॉडेम। मॉडेम जो टेलीफोन उपकरण है और ये कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करता है इंटरनेट से। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में, निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। और आपको यहाँ पे करना है ईमेल प्रारूप का, और यहाँ पे हमारा आंसर है xyz@gmail.com। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले यहाँ पे नाम करना होता है, उसके बाद में और ये @gmail.com ये इसका आगे जो एड्रेस होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन 30 में, माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट और MS ऑफिस की, और ये किस प्रकार का उदाहरण है। यहाँ पे हम बात करना है माइक्रोसॉफ्ट के MS उदाहरण की। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है सेकंड नंबर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है ये 31 है और इस क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 31 में, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय और दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय और दिल्ली की स्थापना हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए किसके द्वारा सहयोग दिया गया है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आंसर नंबर है यहाँ पे आंसर नंबर है सेकंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने दिल्ली के जो सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना में सहयोग प्रदान किया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन 32 में, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है। कि एक तो पढ़ने की आदत डालना और साथ में स्वयं शिक्षा की रुचि उत्पन्न करने के लिए या जागृत करने के लिए ये किसका उद्देश्य है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ये विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। एक तो विद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय दोनों का ही ये जो कि प्रयास या उद्देश्य है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन 33 में, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं। तो बात कर रहे हैं महाविद्यालय पुस्तकालय की श्रेणी की, और ये आते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय। जो महाविद्यालय पुस्तकालय होते हैं ये शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन 34 में,
राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो बात कर रही है राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की, और ये पारित हुआ था वर्ष 2006 में। ये वर्ष 2006 में पारित हुआ था। और आगे हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35 पे बात कर रहे हैं। 35 में भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम 13 के संशोधनानुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहेगा? तो बात कर रहे हैं हम कि भारतीय जो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम है वो 1957 में 1992 के अधिनियम के तहत और संख्या 13 में जो संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात, और ये 60 वर्ष तक के मान्य रहता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन 36 में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रंथालय की, और इसकी स्थापना कौन से राज्य में है? इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है। और चलते हैं अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन 37 में भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? और हमारा आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 में भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की, और ये भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी, और ये की थी 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना की थी। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन 39 में डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? तो बात कर रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान का और चौथे नियम की, और यहाँ पे हमारे पास चौथा नियम है पाठक का समय बचाए। पुस्तकालय विज्ञान का जो चौथा नियम, और ये डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार है, तो ये पाठक का समय बचाए। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन 40 में अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? बात कर रहे हैं अमेरिका पुस्तकालय संघ का मुख्यालय, और इसकी स्थापना है शिकागो में। इसकी स्थापना शिकागो में है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन 41 में पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है, और यहाँ हमारा जो आंसर है ये है नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझा करना। पुस्तकालय जो कंसोर्टियम है ये नेटवर्क के माध्यम से अन्य पुस्तकालयों में जो उपलब्ध संसाधन होता है उस एवं सूचनाएं होती है उसका साझाकरण करना कहलाता है। और चलते हैं आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। क्वेश्चन 42 में पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बात कर रहे हैं जो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान है इसका मुख्य उद्देश्य, और यहाँ पे बात कर लेते हैं उद्देश्य की। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 4 नंबर, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रमोट करना। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन 43 में पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बात कर रहे हैं प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता कार्यक्रम किससे संबंधित है, और यहाँ पे हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट IFLA।
ईफला से संबंधित है इंटरनेट फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट ईफला। और चलते हैं, बात कर देते हैं आगे। हमारे पास ये ऑप्शन जो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट है 44। क्वेश्चन 44 में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बात कर रहे हैं भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना, और ये की गई थी जो 1933 में। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 1933 में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन 45 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? तो बात कर रहे हैं डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1956 की, और इससे जो कि संशोधन करके समाचार पत्रों में कौन से वर्ष शामिल किए गए हैं। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है, तो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1956 में। ऑप्शन 2 1956 में इसे सम्मिलित किया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन 46 में स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है? तो बात कर रहे हैं स्वतंत्रता से पहले और बड़ौदा राज्य में जो पुस्तकालय विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन की जो योगदान रहा है, वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। और बात कर लेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारा आंसर है महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड का। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय पुस्तकालय सप्ताह है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ये 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन 48 में पुस्तकालयों में क्वेश्चन 48 पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब पुस्तकालय में जो पुस्तक से संबंधित रिकॉर्ड होता है वो कौन सी पंजिका में होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है परिग्रहण पंजिका। परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों का रिकॉर्ड होता है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन 49 में सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में प्रयुक्त BT प्रतीक क्या दर्शाता है? जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट से हेडिंग्स में प्रयुक्त BT जो प्रतीक दर्शाता है, ये हमारे पास है आंसर बॉर्डर टर्म। ये BT है वो बॉर्डर टर्म दिखाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। और क्वेश्चन 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और अगले वीडियो में आप क्वेश्चन 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 50 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निस्केर निम्न में से किन 2 स्थानों को विलय करके बनाया गया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक तो जो सूचना करके, और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑप्शन को हम 2-2 करके रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन 4 वाला सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है, यहाँ पे हमारा आंसर नंबर है 3। राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान निस्कॉम तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र इंसडोक, इन दोनों का विलय करके बनाया गया है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।